हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हमारा इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इसमें मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं, जिसमें लगभग हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन कवर किए थे दोस्तों। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, और जहाँ जो है ट्रिक बताने लायक होगा, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, कि आपको चीज़ों को कैसे रिलेट करना है, एग्जाम में आप जो है आसानी से कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, प्राचीन हिंदी विधि का लेखक है तो कौन है? मनु जी हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? मनु जी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। आपसे पूछ रहा है जो स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है, इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वह है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं तो क्या कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? ये प्राचीन पुस्तक है दोस्तों, मिताक्षरा, इसको याद करिएगा, विज्ञानेश्वर। ठीक है, अक्षर विज्ञान, अक्षर का ज्ञान। ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मिताक्षरा मतलब अक्षर, और इसमें ज्ञान। ज्ञान आपको तभी होगा जब अक्षर आपको आते होंगे, मतलब बिना अक्षर के ज्ञान के आप लोग की कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। महाभारत का अन्य नाम है, अगला क्वेश्चन हमारा जो दोस्तों, महाभारत का अन्य नाम है वो क्या है? जय संहिता। ठीक है, महाभारत जय संहिता पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, भारत की जय हो। ठीक है, भारत की जय हो, जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत को आप ऐसे याद कर लीजिए, महाभारत जय हिंद जय भारत, इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत, ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी? महाभारत की वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी, सभी लोग जानते होंगे। और इसके बाद पूछता है कि महाभारत का जो है अनुवाद किसने किया था फारसी में? ठीक है, फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो इसका नाम है जो है रज्मनामा। ठीक है, महाभारत को और किसका मतलब जो है जो इसका फारसी में अनुवाद किया गया है दोस्तों, उसका नाम रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि आर्य जो है भारत में कब आए? ठीक है, तो ये जो है 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे भारत में। ठीक है, आर्य आर्य पहले बसे थे, मतलब जो आर्य हमारे देश में आए थे वो कहाँ पर सबसे पहले बसे थे? तो वो पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब और अफगानिस्तान में। देखिए, इस समय जो है पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ जो है अपने देश में है। ठीक है, तो और ये अफगानिस्तान भी जो है पहले भारत का ही हिस्सा था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म जो है कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 4 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। 4 ईसा पूर्व बेथलेहम, तो ईसा मसीह जी का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, अगला जो है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह जी को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईसा पूर्व में। ठीक है, 33 ईस्वी में, सॉरी, 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया था। और किसके द्वारा चढ़ाया गया था? देखिए, पोटी यश के द्वारा। ठीक है, पोटी यश ने इनको क्या किया था? सूली पर चढ़ा दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मगध की राजधानी, आपसे कई बार पूछा गया है कि मगध की जो राजधानी है वो क्या है? तो राजगृह है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे रिलेट करेंगे? मगध पर राज करेंगे। ठीक है, मगध पर राज करेंगे, मगध पर राज करेंगे। ठीक है, मगध में राज चलता था या राज करेंगे, तो मगध की राजधानी राजगृह हो जाएगी या गिरिब्रिज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 16 महाजनपदों की सूची। ठीक है, आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि जो 16 महाजनपद हैं इनका जो है वर्णन किस मतलब जो है उसमें मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ये जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के वर्णन मिलता है दोस्तों। और ये जो अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगूर। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। तो मतलब 16 गुच्छों का क्या है? अंगूर है। ठीक है, 16 गुच्छों का क्या है? अंगूर है, 16 जनपदों का अंगूर। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, मतलब 16 अंगूरों का क्या है? गुच्छा है। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, शिशुनाग वंश का संस्थापक है। ठीक है, शिशुनाग के संस्थापक कौन है? शिशुनाग, ये तो डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला जो है हमारा है हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, हर्यक जो है वंश का संस्थापक बिंबिसार थे।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है, तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी। अगला हमारा पाटलिपुत्र बसा है, तो ये पूछ लेता है आपसे पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा और सोन नदी के तट पर बसा है, ठीक है। तो पाटिल को कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, पाटिल को टकला, ठीक है, पाटिल मतलब टकला, ठीक है, टकला क्या, गंगा सोन लग रहा है, मतलब सोन लग रहा है। देखिए बचपन में हम लोग चिढ़ाते थे ना गंजा पाटिल करके, तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिएगा, गंजा पाटिल तो गंगा पाटिल सोना लग रहा है, ठीक है, गंगा पाटिल मतलब गंजा हो गया, पाटिल क्या लग रहा है, सोना दोस्तों ये सिर्फ एक फनी ट्रिक है आपको एक रिलेट करने के लिए, ताकि एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए और आपको याद नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से अगर थोड़ा भी दिमाग में आपका थोड़ा पड़ा रहेगा ना, तो वो आपको रिलेट कर जाएगा उस समय, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, कौन है, तो बिंदुसार है, ठीक है, बिंदुसार है। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, देखिए जब कोई किसी मित्र को धोखा देता है तो हम लोग कहते हैं ना, सार धोखा दे दिस, सार मित्र घात कह दिस, ठीक है, तो सार मित्र घात कह दिस, सार मतलब दोस्तों देहाती भाषा में होता है साला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सार मित्र मतलब जो है घात कर दिया हमारे साथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवंती की राजधानी है दोस्तों, तो अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन है। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे, ठीक है, नंद वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे, महापद्मानंद थे, ठीक है दोस्तों। नंद वंश का अंतिम शासक आपसे कई बार पूछा गया है, तो कौन है, घनानंद है। घनानंद को दोस्तों किसने मारा था, मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको मारकर क्या कर दिया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण, ठीक है, भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो ईरान ने किया था दोस्तों, ठीक है, किसने किया था, ईरान ने किया था। उसके बाद है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला प्रथम विदेशी शासक है, तो कौन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था, सिकंदर महान, ठीक है। इसने क्या दोस्तों पूरे दुनिया को जीतने की ठानी थी, तो इसने मतलब भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो सिकंदर के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, हाइडस्पेच का युद्ध, ठीक है। इसको किस युद्ध के नाम से जाना, हाइडस्पेच के युद्ध के नाम से जाना था, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, हाइडस्पेच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये झेलम नदी के किनारे, ठीक है। अगला हमारा जो है क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु दोस्तों क्या हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी 330 ईसा पूर्व में। अगला हमारा है देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जो है घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से मिलती है, ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो ये जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए आप लोग, स्टार बना लीजिए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कराया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, आपसे पूछ लेता है जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं ये किस धर्म को मानने वाले थे, तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री, ठीक है, तो चंद्रगुप्त सभी लोग जानते हैं, इन्होंने किसके, इनके गुरु कौन थे, चाणक्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, या इनका एक नाम और है उसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी है, जो अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र है, ठीक है, इनकी एक पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी है ये किस पर बेस्ड है, ये जो है राजनीति की जानकारी देती है, ठीक है, राजनीति की जानकारी देती है आपको, प्रशासन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली, ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है, चाणक्य जी को कहा जाता है, या कौटिल्य को कहा जाता है, या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, चाणक्य कौटिल्य, चाणक्य आप लिख देखिए यहाँ लिखा है ना, चाणक्य अवलिक कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी दोस्तों, ये किस पर, प्रशासन पर, ठीक है, या राजनीति पर, प्रशासन कैसा करना है, मतलब राज्य में प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, तो इसी पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। दीक्षा और शिक्षा दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो किससे ली थी इन्होंने? भद्रबाहु से ली थी, ठीक है, भद्रबाहु से, ठीक है, भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी, ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी, ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी, तो इसको याद रखिएगा आप, कौन था? मेगास्थनीज थे, ठीक है, मेगास्थनीज। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दोस्तों 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? श्रवणबेल गोला में हुई थी, ठीक है, किस कहाँ हुई थी? श्रवणबेल गोला में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इनका जो लास्ट टाइम था दोस्तों, जब ये जो है मरने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, शिलालेख का प्रचलन किया था, तो मतलब प्रारंभ किया था, किसने किया था? अशोक ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, अशोक जो थे भारत के एक महान शासक हुए हैं। भारत में सिर्फ दो ही शासक महान कहलाए हैं, ठीक है। पहला है अशोक और दूसरा है कौन? अकबर, ठीक है। ये दोनों ही शासक भारत के महान शासक कहलाए हैं, ठीक है। अशोक ने क्या किया था? पूरे भारत में अपना एक छत्र राज्य जो है स्थापित कर लिया था। और कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने दोस्तों जो है हमेशा हमेशा के लिए अपना संन्यास ले लिया था। जिन्होंने मतलब शपथ ले ली थी कि अब दोबारा जो है रक्तपात देख के कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने धम्म स्वीकार किया, ठीक है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था तो कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है। मतलब कलिंग युद्ध में दोस्तों इतना रक्तपात हो गया था, लाखों की संख्या में सैनिक जो है मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद इनका जो है हृदय द्रवित तो उठा, इन्होंने जो है धम्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के जो है प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है और जो है लोको पायलट आरआरबी एएलपी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिएगा। पूछता है आपसे जो है अशोक ने किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो आप इसको याद रखिएगा, अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को, ठीक है। किस किस को? महेंद्र को और संघमित्रा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था, तो ये जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों अशोक का राज्य अभिषेक? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां है, ठीक है। कौन सा है? 7वां। मतलब जो हमारा जो अभिलेख मिले हैं अशोक के जो है, उसमें सबसे लंबा है, मतलब सबसे बड़ा अभिलेख अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन सा है? 7वां अभिलेख है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो है सब एनसीईआरटी पर आधारित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चनों को उठाकर एक ये नोट्स की पीडीएफ बना दी गई है दोस्तों, और उसी को मैं आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें जो है सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन है और फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जो है सटीक चीज़ें मिल जा रही हैं वीडियो, इसलिए आप जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको पहुँच जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक है, ठीक है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, ठीक है। आपसे पूछता है अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से द्वारा पता चलता है? तो ये मास्की का जो अभिलेख है और गुर्जरा का जो अभिलेख है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस अभिलेख में? आपसे पूछता है जो अशोक है उसने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया था? तो भाब्रू का अभिलेख में, ठीक है, भाब्रू के अभिलेख में स्वयं को सम्राट बताया था, ठीक है। कलिंग की विजय का वर्णन है वो किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में, ठीक है दोस्तों। देखिए आपसे ये 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक था किस अभिलेख से पता चला? तो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख से, ठीक है। अशोक ने स्वयं को सम्राट कब बताया दोस्तों? भाब्रू अभिलेख में बताया, ठीक है। कलिंग की विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें में। 13वें में क्या किया था इन्होंने? बहुत लोगों की तराई कर दी थी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा, कलिंग की विजय का वर्णन मतलब कलिंग के युद्ध में बहुत लोगों की तराई हो गई थी, तो ये 13ही शिलालेख में जो है क्या हुआ था, इन्होंने
इनकी विजय का वर्णन मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप बनवाया था तो किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है। श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, आपसे पूछता है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है, अशोक ने की थी। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए श्रीनगर में अक्सर शोक मनाया जाता रहता है, ठीक है, कोई ना कोई हमारा सैनिक जो है शहीद होते रहते हैं श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे अक्सर शोक मनाया जाता रहता है। तो क्या कहते हैं, इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, अशोक श्रीनगर, ठीक है ना। और इस मतलब इसकी जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्हड़ की राज तरंगनी से, ठीक है। एक पुस्तक है दोस्तों राज तरंगणी, ये देखिए। तो इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए जो राजा मतलब राज के लिए क्या होता था? कलह होता रहता था आपस में राजाओं में, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद करिएगा, राज तरंगणी मतलब राज के लिए कलह होता रहता था। तो राज तरंगी किसने लिखी? कल्हड़ ने की, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो फैनथेलर ने की थी दोस्तों, ठीक है, टी फैनथेलर ने। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो टी फैनथेलर ने की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी में, ठीक है। किसने की थी? फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। तो आपसे पूछ रहा, देखिए जब पूछे कि खोज किसने की थी तो टी फैनथेलर ने, और पढ़ा किसने दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों, ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, इसको आप लोग एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और रिवाइज अवश्य करते रहिएगा इसको, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। कब हो गई थी? 232 ईसा पूर्व में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। तो जो हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है दोस्तों, ठीक है ना। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, शुंग वंश की नींव डाली थी तो किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। शुंग वंश की नींव किसने? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था तो किसने? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो वह डोमेट्रियस था, ठीक है, डोमेट्रियस फर्स्ट था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक, ठीक है, डोमेट्रियस फर्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डोमेट्रियस को पराजित किया किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। शुंग वंश के जो स्थापक थे उन्होंने किसको पराजित किया था दोस्तों? डोमेट्रियस को। और ये कहाँ का था? ये यवन का प्रथम शासक था जिसने भारत की सीमा में प्रवेश किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। तो कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे दोस्तों, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग मतलब शुंग वंश का जो संस्थापक था, या मतलब जो जिसने वंश की स्थापना की थी, वो इसने अश्वमेघ कितने यज्ञ कराए थे दोस्तों? 2 यज्ञ कराए थे अश्वमेघ के, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने की थी। तो सातवाहन वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिमुक, ठीक है। सातवाहन शिमुक, सातवाहन शिमुक, सातवाहन वंश शिमुक, ठीक है, किसने? शिमुक ने। इसको इस तरीके से याद करते रहिए आप लोग। 10 रागी युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो ये किस 10 रागे मतलब दोस्तों 10 राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। 10 रागे युद्ध, इसका मतलब यही है कि ये 10 राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ये तो ये किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी, पुरुषनी या इसी को रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी नदी को क्या जानते हैं आजकल? रावी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे तो हिंद यूनानियों ने, ठीक है दोस्तों। किसने? हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो किसने? हिंद यूनानियों ने दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, जो प्योर गोल्ड के कॉइन थे दोस्तों, किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे, ठीक है। देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, देखते ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए सब सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, मतलब सबसे अधिक सोने की मुद्रा किसने, किस काल में, तो गुप्त काल में, इसीलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। शीशे के सिक्के चलवाए किसने, सातवाहन वंश ने। ठीक है, सातवाहन वंश। दोस्तों शीशे का मतलब ये मत समझिएगा कि जो है आपका जो है शीशे के सिक्के थे, मतलब इन सिक्कों में इतनी चमक थी दोस्तों कि ये शीशे की तरह चमकते थे, इसलिए इनको शीशे के सिक्के कहा जाता है। ठीक है, तो इसको किसने चलवाए थे, सातवाहन ने। शीशे, सा से सात और सा से शीशा। ठीक है, इसको इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, शीशे सात, शीशे सात। ठीक है, तो शीशे के सिक्के किसने चलवाए, सातवाहन वाहनों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। ये तो रही थी दोस्तों सोने के सिक्कों की बात। अब आते हैं चांदी के सिक्कों पर। तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही किसके नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। पहला चांदी मतलब चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने, विक्रमादित्य ने। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आना का सिक्का चलाया था। आना का सिक्का किसने, शाहजहां ने चलाया था दोस्तों। ठीक है, आना का सिक्का किसने चलाया था, शाहजहां ने चलाया था। अगला हमारा दोस्तों जो है क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक किसे है, कौन है, तो कुजल या कडफिसेस है। ठीक है, कुजुल या कडफिसेस कुषाण वंश का शासक है। ठीक है, उसके बाद है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी तो कुषाण काल में। ठीक है, बुद्ध जी की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी वो कुषाण काल में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। का से कनिष्क, का से कुषाण। ठीक है, कुषाण कनिष्क, कुषाण कनिष्क, दो तीन बार बोलेंगे तो आप रिलेट कर ले जाएंगे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क की पहली राजधानी थी तो वो क्या थी, पुरुषपुर थी। ठीक है, कौन थी, पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन अभी तक कवर हो चुके हैं। एक पेज हम लोग और कवर कर लेते हैं ताकि अगली वीडियो में इसको जो है खत्म कर किया जा सके इतिहास की सीरीज को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, शक संवत चलवाया। ठीक है, तो कनिष्क ने चलवाया था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, कनिष्क ने की थी। किसने दोस्तों, कनिष्क ने की थी। किस ईस्वी में की थी, 78 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मूर्तियों का निर्माण हुआ तो कब हुआ था, कुषाण काल में हुआ था दोस्तों। मूर्तियों का निर्माण मतलब जो है मूर्तियां बनाने का जो शुरुआत हुई थी वो कुषाण काल में निर्माण हुआ था मूर्तियों का। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त मतलब चंद्रगुप्त वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, श्रीगुप्त था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, मंदिर निर्माण कला में विमान रैली का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ, चोल वंश के शासक में। ठीक है, चोल वंश के शासक में क्या हुआ था, मंदिर कला में विमान शैली का प्रचलन शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ वो कब हुआ, गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, दशमलव प्रणाली का प्रचलन या जन्म हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो ये किस पर, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग पर शक मत करना। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग पर शक मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चरक थे तो ये कौन थे, आयुर्वेद के जनक थे दोस्तों। कई बार पूछा गया है दोस्तों, चरक कौन थे, आयुर्वेद के जनक थे। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था, कनिष्क ने कराया था दोस्तों। किसने कराया था, कनिष्क ने। अगला हमारा दोस्तों है क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो कहाँ मिलती है, वायु पुराण से। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, वायु क्या रहती है, गुप्त रहती है। ठीक है, दिखती नहीं है, किसी को दिखती है क्या, हवा नहीं दिखती है, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन तो किसे कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सॉरी, आर्थर स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, आर्थर स्मिथ ने कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इस पर स्टार करिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसको दर्शाया गया था, समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क, ठीक है, किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी दोस्तों एक मूर्ति भी जो है 382 मीटर की बनाई गई है गुजरात में। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। इसके पहले जो सबसे बड़ी मूर्ति विश्व में थी दोस्तों वो थी स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इसके बाद दोस्तों किसका स्थान है, मतलब उसके अब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति बनाई गई है गुजरात में।
दोस्तों किस नदी के किनारे बनाई गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किस नदी के किनारे बनाई गई है गुजरात में, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन का कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको समझ में आ रही हो, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एक एक करके जो है कलेक्ट किए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। शेयर तो अवश्य कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में अपनी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, अब जल्द ही में जो है यूपी टेट और सी टेट के लिए आपकी जो है हिंदी और जो है मैथ और क्या बोलते हैं मनोविज्ञान की जो है टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जो प्रत्येक दिन होगी, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।